Good morning, class 8. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to start with the new chapter of your history, which is the third chapter, that is the rural life and the society. In our last chapter of your history, that is the establishment of company power, we have already seen that how Britishers they have expanded themselves and how they established themselves as a power in India by acquiring Bihar, Bengal, and certain other provinces. In this chapter, we're going to basically study that how the rural society was working when while Britishers were in the power. So let's start with the chapter. सी हमारी जो कंट्री है वो एक प्रीडोमिनेंट यू कैन से एग्रीगेरियन सोसाइटी है. हमारी जो कंट्री है वो आज भी इट्स एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी. तो जब ब्रिटिशर्स भी थे यहाँ पर आए थे तो इट वाज अ एग्रीगेरियन सोसाइटी, या बेसिकली एग्रीगेरियन सोसाइटी. आज हमारे यहाँ हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं हैं, बट एट दैट टाइम वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. देन जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ आए थे ऑफ कोर्स अपने यू कैन से इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, और उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए अपने हैंड्स और एक्सटेंड किए एंड दे पेनिट्रेटेड इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. आपने अपने पिछले चैप्टर में, हिस्ट्री के ही चैप्टर में आपने देखा कि दे हैव एक्वायर्ड द प्रोविंस ऑफ बंगाल, उड़ीसा, बिहार, देन अवध. क्यों एक्विजिशन किया? क्योंकि उनको वहाँ से ज़्यादा यू कैन से प्रॉफिट फेच करना था. इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट मिलना था, उनको चाहिए था अपना इकोनॉमिक बेनिफिट. देखो, जो ब्रिटिशर्स थे दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वेलफेयर टू द इंडियंस. उनका एक एजेंडा था कि उनको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है. उनको यहाँ से अपने जो रॉ मटेरियल है उसको ले जा करके अपने इंग्लैंड में जो वो उस टाइम पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, और वहाँ से जो फिनिश गुड्स है उसको लेकर के इंडिया आना है और उसको यहाँ पर यहाँ की मार्केट में सेल करना है. तो उनका ये बेसिक एजेंडा था. अगर आप मुग़ल टाइम में आओ और देखो कि इंडिया में किस तरह का सेटलमेंट था, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि हमारे यहाँ देयर वर द 3 टियर्स टाइप्स ऑफ लैंड. सबसे पहला था मनसबदार्स, जिसको हम जागीर भी कहते हैं, जो कि उसमें क्या होता था, उसमें कल्टीवेशन होता था और जो प्रोड्यूस होता था वो बेचा जाता था मनसबदार के इनकम के लिए. देन खलीसा लैंड क्या होता था, वो एम्परर होल्ड करता था और कल्टीवेटर्स को पे किया जाता था 1/3 उसके ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए एज अ टैक्स. देन उसके बाद आता था इनाम लैंड्स वो लैंड्स होते थे जो टेम्पल्स और मॉस्क की प्रॉपर्टी हुआ करते थे. देन मुग़ल एम्पायर जब धीरे धीरे डिटोरिएशन की तरफ, जब धीरे धीरे एंड की तरफ जाने लगा, तो यहाँ पर मुग़ल एम्पायर की सेंट्रल गवर्नमेंट वीकेंड हो गई. और जब सेंट्रल गवर्नमेंट वीकेंड हुई तो वहाँ पर जो टैक्स का कलेक्शन था वो एफिशिएंटली नहीं होने लगा. तब वहाँ पर मुग़ल गवर्नमेंट ने क्या किया, मुग़ल एम्परर्स ने क्या किया, इजरा फार्मिंग को इनिशिएट किया. इजरा फार्मिंग किया है, इसमें टैक्स जो है वो टैक्स कलेक्टर्स या जो इजरा फार्मर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, जो कि एक एजेंट की तरह काम करते हैं और टैक्स को कलेक्ट करते हैं, और उसमें से वो 1/3 1/10 अपने पास रख लेते थे. तो ये जो इजरा फार्मर्स थे इनके अंदर एक टेम्पटेशन पैदा हो गया कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जो पीजेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सके, अपने लैंड की जो ग्रोथ है, ईल्ड है, उसको बढ़ा सके, और जो 1/10 पोर्शन भी है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा 1/10 पोर्शन भी आएगा वो हमारा ज़्यादा होगा. इस टाइम पर जो ज़मींदार थे वो जो मुग़ल एम्पायर में जो ज़मींदार हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो रेंट कलेक्ट करते थे और विलेज ओन नहीं करते थे. ज़मींदार बेसिकली यहाँ पर इंटरमीडियरीज थे गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में.
उस टाइम जब मुगल्स के टाइम पे जो विलेज हुआ करता था वो एक एफिशिएंट यू कैन से इकोनॉमिक यूनिट हुआ करता था, और वहाँ पर मंडल या चीफ रॉयत हुआ करते थे जो कि ज़मींदार के बिहाफ पर किसी भी विलेज में एक्ट करते थे और वहाँ पर लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन किया करते थे। देन आपका नेक्स्ट आता है रेवेन्यू कलेक्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर उसके पास दीवानी आ गई, कहाँ की, इट बिकेम दीवान ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो और भी जगहों के दीवानी उसके हाथ में आ गई। देन यहाँ पर एज सुन एज जो ब्रिटिशर्स थे वो दीवान बने, दे बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो ऑफ बंगाल। या जहाँ जहाँ की उन्होंने टेरिटरीज को एक्वायर किया और जहाँ जहाँ पर वो दीवान बने, दे बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। अब यहाँ पर जो लैंड था उसको ब्रिटिशर्स ने देखा एक रेवेन्यू जनरेटिंग एंटिटी की तरह, जो उनके यू कैन से ग्रोइंग जो आर्मी है उसको हेल्प करेगी, और उनकी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उनका ब्रिटेन में चल रहा है उसको यू कैन से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ जो कल्टिवेटर्स थे या जो कल्टिवेशन हो रहा था उसको सिर्फ और सिर्फ उसी नज़र से देखा। अब देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगेन यहाँ पर ब्रिटिशर्स का एक एजेंडा था अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, तो और यहाँ से फाइन कॉटन और क्लॉथ को बाई करके अपने यहाँ एज अ रॉ मटेरियल लेकर के जाना लंदन में, इंग्लैंड में, और वहाँ पर उसको यू कैन से फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करके सारी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करना। देन इन 1865, बिफोर 1865 कंपनी ने क्या किया, उसने वो क्या करती थी कि गुड्स को परचेज करती थी फार्मर्स से, लेकिन अब क्या हुआ जब वो बंगाल की दीवान बनी द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने खुद की कल्टीवेशन शुरू कर दी। और जो वेरिन हेस्टिंग्स था, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो दीवान एंड द गवर्नर जनरल दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। सो वेरिन हेस्टिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वेरिन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर वेरिन हेस्टिंग्स ने फर्स्ट गवर्नर जनरल जब वो बना तो उसने क्या किया कि उसने ऑक्शंस के थ्रू लैंड को यू कैन से कि कोई जो सबसे बड़ी ऑक्शन करेगा, सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा, उसको उस लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की इजाज़त दे दी 5 ईयर्स के लिए। ही वॉज कॉल्ड दी इजरादारी सिस्टम, इसको कहा जाता था। अब यहाँ पर जो इजरादारी सिस्टम थी, इसके अंदर जो बिडर्स होते थे वो बेसिकली बड़े मर्चेंट्स होते थे, और ये जो बड़े मर्चेंट्स होते थे ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक इंटेंशन हुआ करता था, टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट, और लैंड की प्रोडक्टिविटी को उनको देखना नहीं होता था। और इस वजह से क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आने लगा और वो उनकी सिचुएशन जो थी वो डिटेरिएट होने लगी। जब ये सिस्टम जो था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का इजरादारी सिस्टम, जब ये फेल हो गया तो फिर इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस हु बिकेम द गवर्नर जनरल इन 1786 ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट प्रोग्राम। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। अब यहाँ पर अगेन हिज इंटेंशन वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो इन्होंने क्या किया, जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो लैंड था वो राजाज या तालुकदार्स को दे दिया और उनको ज़मींदार वहाँ का बना दिया। ज़मींदार देखो, वन हु होल्ड्स द लैंड। सो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो रेंट का कलेक्शन था वो कंपनी तक सीधा जाता था आपके ज़मींदार या तालुकदार के कलेक्शन के बाद। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ थी कि जो ज़मींदार या तालुकदार था उनको फिक्स कर दिया गया कि इतना आपको देना है। अब यहाँ पर फिक्सेशन जब हो गया तो जो ब्रिटिशर्स का मानना था कि जब हम फिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट आएगा ब्रिटिशर्स के पास, और जो लैंड का होल्डर होगा उसके पास भी एक फ़िक्स्ड अमाउंट जाएगा। तो इससे जो लैंड होल्डर है या जो ज़मींदार है उसके अंदर ये आएगा कि वो अपनी प्रोड्यूस को अच्छा और बेहतर करे। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने 90 एंड 10 का रेशियो रखा, मतलब 90% आपको कंपनी को देना होगा और 10% ही आपका ज़मींदार रख सकेगा। अब देखो ये बहुत बड़ा
यू कैन से अमाउंट हुआ था, जिसमें लोगों को पे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। और यहाँ पर जो ज़मींदार थे वो क्या हुए कि वो वहाँ पर उस लैंड के जो लैंड उन्होंने होल्ड किया हुआ था, इवन दो वो उसके हेड बना दिए गए, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो इनकम थी अगेन वो अच्छी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यू कैन से जो फैसिलिटी थी एग्रीकल्चर को करने की फैसिलिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। अगर किसी तरह का ख़राब वेदर हो या कुछ ड्राउट आता था तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पीजेंट्स को ही झेलनी पड़ती थी। और जब ज़मींदार के ऊपर ये परमानेंट सेटलमेंट का 90% उसको कंपनी को देना होता था, तो वो क्या करता था, वो अपने लैंड को मॉर्टगेज कर देता था। मॉर्टगेज मतलब किसी को उधार पे दे देना, यू कैन से। तो मॉर्टगेज कर देता था और फिर वो अपने रेवेन्यूज़ को जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको दे पाता था। देन जब जाहिर सी बात है कि जो ज़मींदार थे उनकी जब सिचुएशन इतनी ख़राब थी, तो यहाँ पर जो वो थे पीजेंट्स थे उनकी तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी सिचुएशन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि वो अपना लैंड जो था, जो ज़मींदार इवन दो एक्वायर करता था और उस पर वो वर्क करते थे, वो भी उनके हाथ से चला गया और वो बेगिंग के हद तक चले गए, उनको बेगिंग तक करनी पड़ गई। देन ये एक डिज़ास्ट्रस और एक फेलियर था, दैट इज़ दी परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद आया आपका रायतवाड़ी सिस्टम। रायतवाड़ी सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था कार्नेटिक एंड मैसूर में, जिसमें यू कैन से इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। देन इसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ आपका बॉम्बे में भी एंड मद्रास प्रोविंस में भी। अब इसके अंदर क्या सिस्टम था कि जो कल्टीवेटर्स या जो रॉयट्स उनको कहा जाता था, वो उनको ये दे दिया गया कि आप लैंड को ऑक्यूपाई कर सकते हो और उसके ऊपर आप कल्टीवेशन कर सकते हो, और जो इस लैंड को ऑक्यूपाई करके उस पर कल्टीवेशन करेगा उसको उस लैंड का ओनर बना दिया जाएगा, और वो उस लैंड का ओनर तब तक रहेगा जब तक कि वो रेवेन्यू को पे ऑफ कर पाएगा। देन जो रेवेन्यू था उस रायतवाड़ी सिस्टम में, यहाँ पर रेवेन्यू जो था वो प्रोड्यूस का हाफ, आप जो भी आपका टोटल आया है, मनी आया है या टोटल प्रॉफिट जो आया है उसका हाफ आपको देना पड़ता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अच्छा, जब ये हाफ देना पड़ता था तो इससे क्या हुआ कि अगेन आपकी एग्रीकल्चर पे कोई बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ओल्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सॉइल की क्वालिटी थी वो डिटोरिएट होने लगी। और अगेन रायतवाड़ी सिस्टम जो था वो, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ और थी कि उसमें जो रेवेन्यू था वो 30 ईयर्स तक फिक्स्ड हो जाता था। तो यहाँ पर जो 30 ईयर्स का फिक्सेशन हो जाता था तो उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं आ सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की आपकी क्रॉप हुई है, ख़राब हुई है, अच्छी हुई है, इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं होता था। अगेन यहाँ पर जो ज़मींदार थे उनको यहाँ से हटा दिया गया, जो इंटरमीडियरीज हुआ करते थे उनको यहाँ से हटा दिया गया, और जो यू कैन से जो कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू होता था वो पीजेंट से डायरेक्टली लिया जाने लगा। देन रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा रिजिड था और किसी तरह की इसके अंदर रिमिशन नहीं थी। अगेन ये सिस्टम जो था वो एडवांटेजियस था कल्टीवेटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लैंड के ऊपर राइट मिल जाती थी 5 साल के लिए, अगेन अगर वो दे पाते थे तो। फिर उसके बाद ये जो रेवेन्यू सिस्टम था वो मनी लेंड, फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये आने लगी कि अगर जब क्रॉप ख़राब होने लगी तो जो लैंड जो कल्टीवेटर्स थे वो मनी लेंडर से पैसा लेने लगे। मनी लेंडर से पैसा लेने के बाद वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को देने लगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब ये हुआ कि उनकी जब वो मनी लेंडर्स को पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे तो लैंड जो है वो मनी लेंडर्स ने एक्वायर करना शुरू कर दिया, और जो उसके पहले जो उसके होल्डर्स हुआ करते लैंड के, अब वो उसके ऊपर बाउंडेड लेबर की तरह काम करने लगे। अगेन इट वाज अ फेलियर। फिर उसके बाद आपका आया महारवाड़ी सिस्टम। महारवाड़ी सिस्टम क्या था? देखो, महारवाड़ी सिस्टम जो था, महालवाड़ी सिस्टम, ये बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें लैंड वाज नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, बी इट
दी ज़मींदार और दी रॉयत। यहाँ पे किसी भी एक इंडिविजुअल का लैंड नहीं होता था, चाहे वो ज़मींदार हो चाहे वो रॉयत हो, बल्कि यहाँ पर विलेज को, ग्रुप ऑफ विलेज को क्या बना दिया गया, महल बना दिया गया। और इसके अंदर सेटलमेंट जो था, इस सेटलमेंट के अंदर विलेज जो थे वो एक कम्युनिटी की तरह काम करने लगे। और वो रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करके किसी अपने जो हेड था उसको देने लगे, जो कि वहाँ पे कहा जाता था तालुकदार। और यहाँ पर जो कलेक्शन था वो पीजेंट्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मतलब जो जो लैंड पे फार्मिंग कर रहा है वो आपके जो रॉयल्स हैं उनको जा कर के ये पैसा रेवेन्यू अपना देगा। सबसे पहले ये जो महालवाड़ी सिस्टम था ये आगरा और अवध में अडॉप्ट किया गया। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य पंजाब, दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये आपका फ्लरिश हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर जो अगेन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई कि यहाँ पर जो यू कैन से जो रेवेन्यू था वो उतना अगेन जनरेट नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि उस टाइम पर जो राजा लोग थे वहाँ पर, इस टाइम पर हमारे यहाँ जो प्रिंसली स्टेट का सिस्टम था वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स एक्वायर कर रहे थे। तो उनकी जब वो जिस आर्मी को जब उनकी ख़त्म करते थे, डिज़ोल्व करते थे, तो जो सोल्जर्स होते थे वो भी जा कर के फार्मिंग ही करने लगे। और इस तरह से फार्मिंग के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइम पर जो फार्मिंग के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे वो भी क्या हुआ कि हम आकर के आपकी फार्मिंग में ही करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके जो गुड्स हुआ करते थे, प्रोड्यूस्ड हुआ करते थे, अब वो उनकी डिमांड ख़त्म हो गई थी। क्यों ख़त्म हो गई थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना प्रोड्यूस्ड गुड्स मार्केट में ला करके सेल करने लगे थे और लोगों के ऊपर प्रेशर डालने लगे थे कि वो उनके गुड्स को ही ख़रीदें। देन उसके बाद आपका धीरे धीरे जो विलेज की जो कम्युनिटी थी उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि अब लोग जो थे वो अब हमारे यहाँ इंडिविजुअलिज्म का चलन ज़्यादा हो गया, या न्यूक्लियर फैमिली का जो था, जो एक्टिविटी थी न्यूक्लियर फैमिली की, जो यू कैन से जो सिस्टम था वो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि लोग जो थे अब बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को वो होल्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ उतना ज़्यादा जो प्रोड्यूस था, आपका जो फार्मिंग से जो प्रोड्यूस था वो उतना आ नहीं रहा था। तो अब क्या हुआ, अब फैमिलीज़ डिसइंटीग्रेट होने लगी, छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बंटने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिवाय फार्मिंग के कोई और दूसरी चीज़, कोई और दूसरा काम लोगों के पास नहीं रह गया था। देन उसके बाद आपकी जो फार्मिंग थी उसको भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसका उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। कॉमर्शलाइजेशन में बेसिकली वो कॉमर्शलाइजेशन इन द सेंस कि उन्होंने जो इंडियन फार्मर्स थे उनको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि वो कैश क्रॉप को ग्रो करे। कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है विच इज़ बीइंग सोल्ड इन दी रिटर्न ऑफ अ कैश, मतलब इमीडिएट कैश आपको मिलता है। तो यहाँ पर जैसे इंडिगो, कॉटन, जूट, ओपियम, इसकी जो खेती थी इट वाज बीइंग प्रेशराइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स की जो पीजेंट्स हैं वो इन्हीं की चीज़ों की खेती को करें। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने इसको रिसेंटमेंट तो था कि नहीं हमें ये नहीं करना है, बट इट वाज ऐसा होता था कि ब्रिटिशर्स उनको किडनैप कर लेते थे, उनके जो ग्रोथ होती थी लैंड पर, कल्टीवेशन करते थे उसको जला देते थे, और जो कल्टीवेटर्स होते थे उनको बहुत हरासमेंट्स करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो फार्मर्स थे वो मजबूर हो गए आपकी कैश क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अगेन जो कैश क्रॉप थी वो आपके जो सॉइल होती थी उसको बिल्कुल वैकेंट, उसको बिल्कुल न्यूट्रिएंट लैकिंग सॉइल बना देती थी, और इससे जो ब्रिटिशर्स थे अगेन उनको कोई मतलब नहीं था। देन धीरे धीरे ये सारी की सारी जो ब्रिटिशर्स की पीजेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था वो धीरे धीरे रॉयट्स या धीरे धीरे पीजेंट रिवोल्ट के अंदर आपको देखने को मिलने लगा, जिसमें डेक्कन रॉयट्स हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हो मोपला फार्मर्स ऑफ केरला, जिन्होंने
ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी में उन्होंने सबसे पहला रिवोल्ट किया. देन उसके बाद आपके आते हैं 1875 का पुणे में डेक्कन राइट, पुणे एंड अहमदनगर में डेक्कन राइट हुआ. देन जो बिगेस्ट राइट था इन सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड, इट वाज द 1857, द अपराइजिंग रिवोल्ट ऑफ द 1857. अच्छा, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट जो रिवोल्ट इंडियन फार्मर्स ने किया, इट वाज दी इंडिगो रिवोल्ट. इंडिगो रिवोल्ट बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पुश कर रहे थे फार्मर्स को कि आपको इंडिगो ही ग्रो करनी है, और जो फार्मर्स थे वो इंडिगो ग्रो नहीं करना चाहते थे. क्यों नहीं ग्रो करना चाहते थे? क्योंकि फार्मर्स के पास खुद के खाने के लिए नहीं था सामान, एंड दे वर पुशिंग कि आपको इंडिगो ग्रो करनी है, और आपको इंडिगो ग्रो करने पे कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलेगा. आप इंडिगो ग्रो करोगे अगर आपके पास लैंड बच रहा है और उस पर आप इंडिगो ग्रो करना ही करना है, और वो ब्रिटिशर्स उसको ऐसे ही लेकर के जाएंगे बिना उसका किसी रेन्यूमरेशन के. तो फिर उसके बाद इस वजह से जो बंगाल में एजिटेशन शुरू हुआ, इंडिगो एजिटेशन कहा जाता है, विच वॉज स्टार्टेड इन 1859-60, जिसमें अगेन जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपना एजिटेशन शोर किया कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे. देन उसके बाद जो इस इंडिगो ग्रोथ के बाद एक सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट यू कैन से जो रिसेंटमेंट देखा गया, वो देखा गया द ग्रेट जनरल स्ट्राइक, जो 1860 में कल्टिवेटर्स ने अंडरटुक की, जो कि अब तक की पीजेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ी स्ट्राइक कही जाती है. देन उसके बाद इस जो रॉयट इस पीजेंट स्ट्राइक में जो पीजेंट्स थे उन्होंने बहुत कुछ सहा, उनको बहुत मारा गया. दे वर बीइंग ब्रूटली caned by the Britishers, they were being killed by the Britishers. देन उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडिगो की जो फार्मिंग थी उसको फाइनल ब्लो ऐसे मिला कि जो यू कैन से जो सिंथेटिक इंडिगो था वो डेवलप हो गया. देन उसके बाद अगर आप एक नया जो चीज़ अपने बुक में आप देख रहे हो, पंजाब का केस स्टडी, इसके अंदर आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने पंजाब को एक बहुत ही प्रोमिनेंट यू कैन से सेंटर बना दिया कल्टीवेशन का, अपनी जो कैनाल्स की यू कैन से सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पर कल्टीवेशन ऐसी जगह पर पॉसिबल कर दिया जहाँ पर कि यू कैन से जहाँ पर बारिश नहीं होती थी और कल्टीवेटर्स परेशान रहते थे. अगेन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपने ही फ़ायदे के लिए किया, बट इट वाज दी गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू द फार्मर्स ऑफ द पंजाब, और उससे हमें आगे चल के बहुत सारी यू कैन से इंस्पिरेशन मिली हमारे कैनल डेवलपमेंट के लिए. To this we come to an end of the chapter. At the end of your chapter there is given date line. Date line क्या है? आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो इंस्टेंसेस थे, कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट जो अकरेंस हुए हैं वो किस किस ईयर में हुए हैं, और ये ईयर वाइज लिया हुआ है. So it is better you go through this date line. Again there is explanatory word at the end of your chapter through which you should go, and because it is very important from point of view of your examination as well as your knowledge. For the question answers, that is the exercise answers to your exercise will be provided in your respective WhatsApp group. Thank you so much. Have a great day ahead.